जो आने वाले चुनाव हैं 2024 के, उसमें हरियाणा प्रदेश में 100% चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। और पार्टी में विवाद चल रहा था, आप दुष्यंत चौटाला की तरफ गए थे, ना कि इनेलो पार्टी में रहे। जरूर पूछोगे आप ये बात। हाँ, बाद में जब विवाद चला टिकट का, हाँ। आप टिकट मांग रहे थे जींद से, लेकिन जींद से टिकट आपको ना देकर मांगे राम गुप्ता के जो लड़के हैं महावीर गुप्ता को टिकट देने का काम किया था। के ऊपर तो कसी नहीं चलवाई जाती, लेकिन हाईवे के ऊपर जो ना 98 की जब इनेलो पार्टी थी, गठबंधन था बीजेपी के साथ, और दुष्यंत चौटाला भी इनेलो पार्टी के प्रोडक्ट है, वहीं से निकल कर आए हैं, जेजेपी पार्टी बनाई है और बीजेपी के साथ गए हैं। आगे क्या भविष्य में जनता विश्वास करेगी इनेलो पार्टी पे। नमस्कार दोस्तों, मैं अमन पिलानिया। जींद के दंगल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, अभी हमारे साथ विजेंद्र सिंह रेड्डू, जिन्होंने 2019 में जींद से इनेलो पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ा है और मौके पे वर्तमान में फिलहाल इनेलो पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं और सोनीपत जिले के प्रभारी हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे जींद की राजनीति पे और हरियाणा की राजनीति में। तो नमस्कार विजेंद्र जी। नमस्कार अमन भाई, और सभी आपके दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत। मेरा सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि जो आपकी पार्टी के सुप्रीमो हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, आज वो रिहा होकर बाहर आ गए हैं, तो कैसा फील कर रही है आपकी पार्टी? देखिए, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला आज रिहा हुए हैं। हमारे लिए दिवाली से भी बड़ा ये त्यौहार है, और इसके लिए मैं पूरे लोकदल परिवार को और समस्त चौटाला परिवार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि आज का दिन लोकदल परिवार के लिए और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तरह से दिवाली और दशहरे से भी बड़ा दिन है। साथियों, नहीं, मैं बताना चाहूँगा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जनवरी 2013 में जेबीटी भर्ती मामले में एक षड्यंत्र के तहत इनको सज़ा सुनाई गई थी, और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आदरणीय लौह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को, जो उन्होंने पूरी सच्ची निष्ठा के साथ भारतीय संविधान में विश्वास रखते हुए इस सज़ा को पूरा किया है। सरकारों ने और राजनीतिक पार्टियों ने बड़े षड्यंत्र रचे, 60% से ज़्यादा हैंडीकैप होने के बावजूद, और आज के दिन यदि मैं कहूँ तो उनकी 86 साल और 7 महीने की एज पूरी कर चुके हैं, यानी कि लगभग 87 वर्ष का एक बुजुर्ग आदमी, और जिसने पूरे 9.5 साल जेल में व्यतीत किए, वो भी एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया गया था। किसी प्रकार का भी रिलैक्सेशन उनको दिल्ली की सरकार ने नहीं देने दिया। कोर्ट ने बार बार आग्रह भी किया सरकार को कि ये हैंडीकैप है और इसका जो भी अधिकार बनता है उसको उतनी रिलैक्सेशन दे करके इसको रिहा कर दिया जाए, लेकिन संविधान में अपनी सच्ची आस्था रखने वाले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने, और जबान के धनी और वचन के पक्के, उन्होंने अपील जरूर की, लेकिन संविधान के नियमों का भी पूरा पालन करते हुए आज विधि अनुसार जो है वो जेल से रिहा हुए हैं। हमें बहुत खुशी है, अपार खुशी और प्रसन्नता है। विजेंद्र जी, जिस प्रकार 2018 में इनेलो पार्टी टूटकर एक नई पार्टी बनाई थी दुष्यंत चौटाला ने, जेजेपी पार्टी, उसके बाद जो इनेलो पार्टी की जो जान थी वो कमज़ोर हो गई थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जेल के अंदर थे, पार्टी मुरझा गई थी, जो वोट बैंक था जेजेपी पार्टी में चला गया था। अब जब ओम प्रकाश चौटाला आए हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पार्टी में दोबारा वही जान आएगी? 2018 में जिस टाइम पार्टी का विभाजन हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं कि पार्टी बहुत नीचे स्तर पर चली गई थी, और इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहूँगा भाई अभय सिंह जी चौटाला को। विद्वानों ने सच कहा है कि अंधेरे के बाद प्रकाश आना स्वाभाविक होता है। प्रकाश नहीं आएगा तो अंधेरे में कोई प्रभाव नहीं करेगा, और जिस प्रकार से अभय सिंह जी चौटाला ने उन बुरे दिनों में भी पार्टी संगठन को मजबूत बनाए रखा, और एक इतना मजबूत नेता अभय सिंह जी चौटाला बन करके उभरे हैं। शायद कोई ही इंसान ऐसा होता होगा, बिरले इंसान ऐसे होते हैं जो पार्टी इतने नीचे स्तर पर और इतनी बड़ी एक, मैं कहूँगा कि घटना होने के बावजूद भी, जिन्होंने अपना हौसला नहीं डगमगाने दिया, अपना हौसला बरकरार रखा, अपना आत्मविश्वास बरकरार रखा, और कहीं ना कहीं पार्टी के जो मुख्य कार्यकर्ता थे
उनको भी पूर्ण जोर शोर से उन्होंने संभाल करके रखा और पार्टी को गति देते रहे। आज जिस प्रकार से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, जिनका बेसब्री से सभी लोक दलियों को इंतजार था, वो रिहा होकर के आए हैं, तो मैं बड़े दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि इस काल में जो 2 वर्ष का केवल के 2013 से जनवरी 2013 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को सजा हुई थी, उससे लेकर के आज तक जिस प्रकार से अभय सिंह चौटाला ने दिन रात पार्टी के लिए किया, पार्टी को संभाल करके रखा, आज वो पेड़ जो है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के आने से एकदम फलों से भर जाएगा और पार्टी में बहुत तेज़ी से पार्टी उभर करके जो आने वाले चुनाव हैं 2024 के, उसमें हरियाणा प्रदेश में 100% चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे और इनेलो की सरकार बनेगी। विजेंद्र जी, हम आपकी बात करें, जब 2018 में पार्टी में विवाद चल रहा था, आप दुष्यंत चौटाला की तरफ गए थे, ना कि इनेलो पार्टी में रहे थे। जरूर पूछोगे आप ये बात। हाँ, बाद में जब विवाद चला टिकट का, हाँ। आप टिकट मांग रहे थे जींद से, लेकिन जींद से टिकट आपको ना देकर मांगे राम गुप्ता के जो लड़के हैं महावीर गुप्ता को टिकट देने का काम किया था दुष्यंत चौटाला ने। आप फिर नाराज हो गए थे, आपको फिर लोकदल की टिकट मिली थी, फिर आप लोकदल पार्टी में आए थे। अगर आपको लोकदल पार्टी से टिकट नहीं मिलती, क्या आप फिर लोकदल में आते? देखिए, इस वीडियो को बहुत सारे लोग देखेंगे, सुनेंगे, और इस आपके प्रश्न का जवाब बिल्कुल खुले मन से मैं देना चाहता हूँ। 2018 में जिस टाइम पार्टी का विभाजन हुआ, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उस समय तक भाई अभय सिंह से मेरी इतनी ज़्यादा मुलाकात नहीं थी। फिर भी इस विभाजन का हमने विरोध करते हुए मैंने साफ मना कर दिया था कि भाई मैं नहीं आऊँगा, लेकिन जिला अध्यक्ष ने एक रिक्वेस्ट करके मेरे को कहा कि भाई आप आ जा करके हमारा काम संभाल लो। लेकिन एक बहती गंगा में फिर हम भी चले गए, क्योंकि वहाँ देखा इतने सारे लोग हैं, तो हम चले गए। नहीं, मेरे को टिकट नहीं दिया, हाँ टिकट नहीं दिया, इसकी मुझे कोई नाराज़गी नहीं थी, लेकिन मुझे नाराज़गी ये थी, ये खेल कब तक चलता रहेगा। एक पार्टी को वर्कर संभालता है, 10 साल 15 साल हो गए राज में नहीं आए, पार्टी को संभाल करके हम जैसे लोग लेकर के आते हैं सारे भाई मिल करके, और जब कुछ देने का वक्त आता है तो बाहर से हायर करके ले लेते हैं। इस बात का मैंने उस टाइम भी विरोध किया था, और इसी विरोध के कारण जो है ना हमने इस इलेक्शन में विरोध किया। लेकिन फिर हमने यही समझा कि हमारा पुराना घर ही बढ़िया है, तो हम कहीं और जाने के बजाय अपने पुराने घर में ही वापस। विजेंद्र जी, हम बात करते हैं, जब विवाद चल रहा था पार्टी में, सबसे पहले जब दुष्यंत चौटाला जींद में आए थे, जो 1201 जींद में दफ्तर है, उसके सामने जो पार्क है, उस पार्क में जो अनिल लाठर है मांडो गांव से, जो इनेलो पार्टी के कार्यकर्ता हुआ करते थे, अब वापस इनेलो में आए हैं। सुनने में आता है आपने और अनिल लाठर ने सबसे पहले आया सीएम के नारे लगाए थे पार्क में जब दुष्यंत चौटाला। नहीं, बिल्कुल गलत है। मैंने एक भी ऐसा शब्द नहीं कहा आया सीएम, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, मैं उन युवाओं को रोक रहा था, भाई ऐसे नहीं कहा करते, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये बड़े बोल कभी नहीं बोलने चाहिए। लेकिन युवा लोगों ने खुद मेरे को धक्का दे करके पीछे कर दिया था कि बोला आप हमें जो ना नारे लगाने दो। मैं तो इस बात का सख्त विरोधी था कि हमें इस तरह के नारे नहीं देने चाहिए। ठीक है, अपनी बात रखो, लोगों की बात सुनो, लेकिन आया सीएम आया, ये तो बिल्कुल ही एक अशोभनीय सी बात लगती थी मुझे तो, और मैं तो शुरू से इसका विरोधी था। अब हम बात कर रहे हैं, जैसे जिन कार्यकर्ताओं ने जब दुष्यंत चौटाला के हाथ मजबूत किए उस समय, लेकिन आज जो किसान आंदोलन चल रहा है, कहीं ना कहीं जो मजबूत साथी थे दुष्यंत चौटाला के, उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया दुष्यंत का, क्योंकि किसान आंदोलन के समर्थन में दुष्यंत चौटाला नहीं है। आपकी वीडियो के माध्यम से मैं बिल्कुल खुले मन से ये राय देना चाहूँगा कि दुष्यंत चौटाला को ऊपर उठाने वाले या जननायक जनता पार्टी को ऊपर उठाने वाले जो वर्ग है, वो मेनली किसान और मजदूर वर्ग था। जब किसान और मजदूर वर्ग ने उनको ऊपर उठाया, तो दुष्यंत चौटाला जी को भी इनकी बात को समझना और इनकी बात को मानना चाहिए था, चाहे वो गलत है या ठीक है। तो जब वो एक डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमें ये चीज़ पसंद नहीं है, हम इस चीज़ को पसंद नहीं करते, तो मैं मानता हूं कि दुष्यंत चौटाला जी को इनके समर्थन में आ जाना चाहिए था, 100% आना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं दुष्यंत ने जो है ना ये बहुत बड़ी भूल की है, और इसका नुकसान भविष्य में दुष्यंत जी को मिलेगा। विजेंद्र जी, हम बात कर रहे हैं राजनीति की, हरियाणा की राजनीति की। दुष्यंत चौटाला के 10 विधायक हैं, उनकी माता नैना चौटाला भी विधायक हैं, बाकी को छोड़कर कोई ना कोई नाराज उनसे रहता है।
रामकुमार गौतम की बात करें या देवेंद्र बबली की बात करें, जोगीराम सियाग की बात करें, कहीं ना कहीं मनमुटाव उनके बीच में चला रहता है। हमने 2-3 दिन पहले का इंटरव्यू देखा है, जो जुलाना से विधायक है अमरजीत डांडा, उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में कहा है एक पत्रकार साथी को कि जो हरियाणा सरकार है, मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला नरेंद्र मोदी से भी मिले हैं और अमित शाह से भी मिले हैं कि कानून में संशोधन करना चाहिए कहीं ना कहीं। लेकिन जब आज तक की डिबेट पर दुष्यंत चौटाला खुलेआम कहते हैं कि हम इस कानून के समर्थन में है, सरकार ने जो कानून लाए हैं किसानों के हित में लाए हैं, लेकिन जो विधायक कहते हैं कि हम चाहते हैं, हमारे दुष्यंत चौटाला चाहते हैं कहीं ना कहीं संशोधन होना चाहिए, कहीं ना कहीं उनके एक विचार नहीं है। ये बात जो है अमन जी, सिर्फ और सिर्फ किसानों को गुमराह करने वाली बात है। जननायक जनता पार्टी जब ये बात कहते हैं कि हम संशोधन करने के पक्ष में हैं, ये बात तो भारत सरकार शुरू से ही कह रही है, ये इन्होंने कौन सी नई बात कह दी। ये तो चाहे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर है या दूसरे बाल्यान जी आए थे, उन्होंने भी कहा था कि वे जो संशोधन आप चाहते हो संशोधन दे दो और हम वो संशोधन कर देंगे। और बिल्कुल भी दुष्यंत चौटाला जी का कल का भी मैंने वीडियो एक देखी थी, वो साफ कहते हैं कि ये कानून किसानों के हक में है। और जहाँ तक आप विधायकों के नाराज़गी की बात कर रहे हो, पहले जो मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, और शायद विधायकों के पास भी ये वीडियो जाए और वो सुने, पहले जो विधायक ने जेजेपी के खिलाफ थोड़ी सी बगावत की थी, दुष्यंत के खिलाफ बोलना शुरू किया था, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये भावना थी कि इस तरह से विरोध करने के बाद तुम्हारे को वेटेज मिलेगा और मंत्रिमंडल में या सरकार में मुख्य जिम्मेवारी में तुम्हारे को शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन वो बात नहीं बनी, उस बात से दुष्यंत नहीं झुका। अब किसान आंदोलन आ गया। किसान आंदोलन आने के बाद मुख्यमंत्री और दुष्यंत जी ने दिल्ली जाकर के, जो अखबारों के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हुई है, उन्होंने किसान आंदोलन के बारे में और हरियाणा के हालात के बारे में अमित शाह इत्यादि से और भाजपा अध्यक्ष नड्डा जी से इन हालातों के बारे में चर्चा की है कि किसान आंदोलन से कैसे निपटा जाए और इस तरह से, और आगे मंत्रिमंडल में किस प्रकार से इसमें फेरबदल करने की जो चर्चाएं चल रही हैं। तो अब कुछ किसान जो है किसान आंदोलन के विरोध में उतर गए। वो व्यक्ति जो पहले कहता था कि इन कानूनों में को वापस लो, नहीं तो हमें हेलमेट और लोहे के कपड़े पहन करके जनता के बीच में जाना पड़ेगा, आज वही एमएलए, वही विधायक कहता है कि ये तो जो है ना आतंकवादी हैं, ये असली किसान नहीं है, असली किसान तो खेतों में काम कर रहे हैं, ये तो किसी पार्टी के कहने के ऊपर यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। वही विधायक आज किसानों को माँ और बहन की गालियां देता है यार, कितने शर्म की बात है। कल चौधरी रणजीत सिंह का भी बयान आया है कि आंदोलनों से जो है ना कानून नहीं बदले जाया करते, आज वो भी इसके पक्ष में बोल रहे हैं। रामकुमार गौतम जी तो चुप ही हो गए हैं। अब ये दूसरी सोच है इन विधायकों की कि कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार होने वाला है, और अगर आप किसानों के विरोध में बोलोगे तो सरकार तुम्हारे ऊपर मेहरबान होगी और तुम्हें मंत्री पद की में या मंत्री परिषद में जगह मिल जाएगी। सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि असल में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के लोग राजनीति कर रहे हैं, किसान तो अपना आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये राजनीति। दुष्यंत चौटाला तो कहते हैं कि किसान राजनीति कर रहे हैं, जो अभी फिलहाल अगुवाई कर रहे हैं किसान आंदोलन की, कहीं ना कहीं जिला पार्षद का और सरपंच का चुनाव लड़ने के इच्छुक है। नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। किसान ही किसान आंदोलन कर रहे हैं, हम राजनीति तो जो ना सरकार कर रही है किसानों के साथ। विजेंद्र जी, हम बात करें डॉक्टर शिकम नैना जो महिला की जिला अध्यक्ष है जिनसे, उन्होंने फेसबुक पोस्ट लिखे कि दुष्यंत चौटाला के बयान के बाद कि दुष्यंत चौटाला ने जो कहा कि चुनाव लड़ रहे हैं कि जो इच्छुक है वही अगुवाई कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला ही चुनाव लड़ेंगे, क्या हम किसान चुनाव नहीं लड़ सकते क्या? उन्होंने ये भी लिखा है। हाँ, बिल्कुल सही लिखा उन्होंने। चुनाव तो लोकतंत्र में सभी का अधिकार है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं जो किसान आंदोलन में अगुवाई कर रहा है वही चुनाव लड़ेंगे। चुनाव तो दूसरे भी बहुत लड़ेंगे। हम बात करें जब खटकर टोल कमेटी में विजेंद्र संधू हैं जो खटकर टोल कमेटी के सदस्य हैं, उनसे भी हमने बात की, उन्होंने भी कहा कि दुष्यंत चौटाला के दादाजी ने किसानों पर राजनीति की, परदादा ने किसानों पर राजनीति की, अब खुद दुष्यंत चौटाला किसानों पर राजनीति करके सत्ता में आए हैं। क्या हम किसानों का अधिकार नहीं है कि हम खुद अपने ऊपर राजनीति करके सत्ता में आए? देखिए, चौधरी देवीलाल ने किसानों के ऊपर राजनीति की और किसानों का साथ निभाया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किसानों के ऊपर राजनीति की, किसानों का साथ निभाया। कंडेला कांड, बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं बताऊंगा उसके बारे में भी। कंडेला कांड वाली जो बात है, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दो। किसानों का साथ निभा, चौधरी दुष्यंत चौटाला ने किसानों के ऊपर राजनीति की,
लेकिन कहीं ना कहीं वो किसानों का साथ निभाने में असफल हो गए। देखिए, आप एक कंडेला कांड को जहां उठा रहे हो, बिजली के बिल वाली बात थी, ओम प्रकाश चौटाला जी ने बहुत कुछ किसानों को देने की बात की। 100 में से 25 पैसे यहाँ तक भी कहा, कुछ रूल रेगुलेशन आड़े आए हुए थे, यहाँ तक भी कहा भाई आप जो है ना 100 में से 25 पैसे भर दो, 75 पैसे सरकार भर के उसको माफ़ कर दीजिए। लेकिन कुछ जो है ना विरोधी लोग थे जो किसी न किसी प्रकार चौटाला साहब को बदनाम करना चाहते थे, और उन्होंने इसका बात को मानने से इनकार किया। आप चौटाला कांड को आगे अड़ा रहे हो, आप जो है कंडेला कांड को आगे अड़ा रहे हो, आप जो है ना रोहतक कांड को आगे क्यों नहीं अड़ाते? जहाँ पर आप जो है ना जाट आरक्षण कांड को आगे क्यों नहीं अड़ाते? आप पीपली कांड को आगे क्यों नहीं अड़ाते? नहीं। और सबसे बड़ी बात, आप इस कांड को आगे क्यों नहीं अड़ाते कि जब एक किसान अपना आंदोलन करने के लिए दिल्ली बॉर्डर की तरफ कूच करते हैं तो सड़कों को खोद दिया जाता है। SYL के ऊपर तो कसी नहीं चलवाई जाती, लेकिन हाईवे के ऊपर जो है ना जेसीबी चला कर। विजेंद्र जी, हम बात कर रहे हैं उस बात की, भी वो बात हमारी चल रही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कि चौटाला साहब ने किसानों का साथ दिया। हम जब भी कंडेला गांव में जाते हैं, वहाँ के जो नागरिक हैं उनसे बात करते हैं कि कहीं ना कहीं उनका भी विरोध चौटाला साहब को लेकर, दुष्यंत चौटाला को लेकर है। चौटाला कांड होने के बाद, कंडेला कांड होने के बाद दुष्यंत चौटाला कंडेला गांव में आए थे। कंडेला गांव में उन लोगों ने कहा कि कहीं ना कहीं हमारी गलती है कि जब कंडेला कांड हुआ था उसके बाद कोई भी इनेलो पार्टी का नेता हमारे गांव में आने की हिम्मत नहीं रखता था। हमारी गलती है, हम दुष्यंत चौटाला को गांव में लेके आए उपचुनाव के दौरान। नहीं, ऐसी बात नहीं। गांव में देखो, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जा चुके हैं, हम खुद गए हैं साथ में उनके, अभय सिंह चौटाला जी गए हैं, दुष्यंत भी गया है। और जो वो कांड वाली जो बात थी उसमें कहीं ना कहीं मैं ये कहता हूँ कि सरकार का इतना बड़ा दोष नहीं है उसमें, क्योंकि वो प्रशासन में और लोगों ने जो आपस की जो तू मैं के बाद भिड़ंत हुई और वो नुकसान हुआ, गलत हुआ कंडेला कांड। लेकिन अकेले कंडेला कांड की आप बात मत करो, अगर कांडों की बात करने तो अब देखिए, अब हिसार कांड क्या था, टोहाना कांड क्या था। हिसार में जिस प्रकार से जानबूझ करके, उसके ऊपर मैंने स्टेटमेंट भी दिए थे, जानबूझ करके मुख्यमंत्री आ चुका है, जा चुका है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी प्रशासन को ये आदेश करके गए हैं कि लोगों को मुझे जाने का पता ना लगे, लोगों को आने देना, उनको घेर लेना और उनको घेर करके फिर उनकी पिटाई करना। और वही हुआ। पुलिस उनको बुला बुला करके हिसार की भीड़ी भीड़ी जो तंग गलियां थी और तंग जगह थी वहां पर उनको बिठा लिया, रोक लिया और अचानक डंडे बरसाने शुरू कर दिए। आपको ये भी तो कोई छोटा कांड नहीं है। अभी जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में अगर जो कोई सरकार के विपरीत कोई आंदोलन होता था, विपक्ष पूरी भूमिका निभाता था, इनेलो पार्टी सड़कों पर आ जाती थी। लेकिन अब जो आंदोलन चला हुआ है, किसान आंदोलन की बात करें या जब कोई लाठीचार्ज होता है, तो आप कांग्रेस की भूमिका किस प्रकार देखते हैं हरियाणा में विपक्ष की भूमिका? कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ मिली हुई है, उसका 100% सबूत मैं आपको दे सकता हूँ। खास करके चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा भाजपा समर्थक हैं, और मैं तो यहाँ तक भी मानता हूँ, मेरा व्यक्तिगत विचार तो यहाँ तक भी है कि बहुत जल्द जो है ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन भी कर सकते हैं। आप उदाहरण ले लीजिए, जब राज्यसभा सांसद का चुनाव हरियाणा प्रदेश में हुआ, सुभाष चंद्रा को यहाँ से राज्यसभा भेजने का काम किया 100% भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जो भाजपा का कैंडिडेट था उसको राज्यसभा में भिजवाया। एक सवाल मेरा यही और है, अब विजेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, कर सकते में और करने में बहुत फर्क है। हम बात करें 1998 की, जब इनेलो पार्टी थी, गठबंधन था बीजेपी के साथ, और दुष्यंत चौटाला भी इनेलो पार्टी के प्रोडक्ट हैं, वहीं से निकल कर आए हैं, जेजेपी पार्टी बनाई है और बीजेपी के साथ गए हैं। आगे क्या भविष्य में जनता विश्वास करेगी इनेलो पार्टी पे, अगर दुष्यंत चौटाला की बजाय हरियाणा में 20 सीट या 25 सीट अभय सिंह चौटाला लेके आते हैं, अभय सिंह चौटाला बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, कोई गारंटी है आज के समय में? देखिए, मैं 100% मानता हूँ, वैसे पार्टी हाईकमान का फैसला होता है, लेकिन मैं तो अपना व्यक्तिगत तौर पर 100% मानता हूं कि अभय सिंह चौटाला कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। अभय सिंह चौटाला, नैना सिंह चौटाला ने भी कही थी ये बात। हाँ, नैना सिंह चौटाला की वीडियो हमने सुनी है, सुनी नहीं, हमने, हमारे सामने भाषण भी हुए हैं, उन्होंने कहा था। लेकिन हर इंसान में फर्क होता है, एक हाथ की 5 उंगलियां भी बराबर नहीं होती, वो भी छोटी बड़ी होती हैं। हर व्यक्ति के स्वभाव में और व्यवहार में फर्क होता है।
अभय सिंह चौटाला एक ऐसी पक्की जबान का आदमी है, क्योंकि जो ये कहता है वो करता भी है। किसी भी कीमत पर अभय सिंह जी चौटाला जो है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला किसान की राजनीति, मजदूर की राजनीति, व्यापारी की राजनीति करने वाले, खासकर किसान और मजदूर की राजनीति जो है ना चौधरी अभय सिंह चौटाला अपने दादा देवीलाल की नीतियों के ऊपर चल करके कर रहे हैं। और किसान विरोधी भाजपा सरकार है, भाजपा पार्टी 100% किसान विरोधी है। तो वहां तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि अभय सिंह चौटाला इलेक्शन के बाद जो है ना वहां जाएंगे। हम बात करें अभय सिंह चौटाला की राजनीति की, अभय सिंह चौटाला की बात करें हम 2016 में जब जाट आरक्षण हुआ था, अभय सिंह चौटाला एकमात्र ऐसे नेता हमने देखे थे कि खुलकर जाटों का समर्थन कर रहे थे, स्टेज पर जाते थे। लेकिन जो नेता होता है 36 बिरादरी का होता है, कहीं ना कहीं बाकी नेता बचते रहे। दुष्यंत चौटाला भी उस समय बच रहे थे इस आंदोलन से, बाकी नेता भी बच रहे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, उन्होंने भी किनारा कट कर लिया था जाट आरक्षण से। लेकिन अभय सिंह चौटाला ने खुलकर जाटों का समर्थन किया, किसानों का भी समर्थन किया। कहीं ना कहीं उन्होंने दूसरी जातियों का जो वोट बैंक है किनारा कट हो गया उनसे। देखिए, पहले बात तो आपका एक क्वेश्चन ही गलत है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जाट आरक्षण आंदोलन से बिल्कुल किनारा नहीं किया। उनकी पूरी वीडियो वायरल हुई, वो अंदर खाते किसानों को भड़का रहे थे। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह को इसके लिए जेल में भी जाना पड़ा। जो उनकी बातें हुई थी कि भाई जाओ और वहाँ के किसान नहीं खड़े हुए, वहाँ का जाट नहीं खड़ा हुआ, उनको खड़ा करने का काम करो। ये तो रिकॉर्ड की बात है कि वीरेंद्र सिंह को जेल क्यों हुई थी, उसको अंदर क्यों जाना पड़ा था। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी जो ना वीडियो वायरल हुई थी कि अंदर खाने वो किसानों को भड़का रहे थे। जहाँ तक अभय सिंह जी चौटाला की आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने खुले तौर से जाटों का समर्थन दिया, मैं ये कहना चाहता हूं यहाँ पर, और सच्चाई भी यही है कि उन्होंने अभय सिंह चौटाला ने जाटों का समर्थन नहीं दिया, एक पीड़ित वर्ग का समर्थन दिया। उसमें जो वर्ग पीड़ित था उसको जरूरत थी उस चीज की, उसका हक बनता था। एक ऐसे वर्ग को जिसका हक छीना जा रहा था, उसका हक दिलाने के लिए अभय सिंह चौटाला वहां पर गए। फिर कहीं ना कहीं दूसरी जातियों के वोट बैंक भी तो उनसे दूर हो गए ना। नहीं, देखो, दूसरी जातियों को वोट बैंक क्यों दूर हो गया? उन्होंने दूसरी जो दूसरे वर्ग हैं उनके लिए उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि उनका हक काट करके जाटों को दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं था। वो तो ऑलरेडी इस आरक्षण के पीछे का जो 40-42 युवा इसमें हमारे शहीद हुए, मारे गए, और इतने विवाद छिड़े, लोग आज भी जेलों में पड़े हैं। उस आरक्षण वाले हमारे युवा साथी आज भी जेलों में पड़े हुए हैं। उस सारे की सारी जड़ जो है ना कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ अगले चुनाव में राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस कानून को आधे अधूरे में लागू कर दिया। ऊपर केंद्र में मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, हरियाणा में भूपेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, 10 साल तक राज किया। लेकिन आखिर वाले साल में जाकर के 10वें वर्ष में जाकर के जल्दबाजी में और सिर्फ लोगों को ये दिखाने के लिए कि मैं तुम्हारे लिए आरक्षण दे रहा हूं, तो जब ये जाटों को आरक्षण भूपेंद्र सिंह हुड्डा दे रहा है तो उससे दूसरे वर्ग उससे नहीं नाराज होते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो तो इनका हक था, पहले भी मिला हुआ था, जिसको बाद में रोक दिया गया था, लेकिन दोबारा से इसको लागू कर रहे थे। आपको याद होगा 5 जातियों को आरक्षण दिया गया था, मुझे डेट याद नहीं, भूल गया। उसके बाद जब भजनलाल की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनी तो उन 5 में से 2 जातियों को काट दिया और वो 3 के ऊपर छोड़ दिया। अब वो जो आरक्षण पहले दिया था देवीलाल के टाइम में, 5 जातियों को जो आरक्षण दिया गया था, चौधरी भजनलाल ने आने के बाद उसमें से 2 जातियों को हटा दिया, जिसमें एक जाट है। तो वो 3 जातियां उसका फायदा उठा रही थी, जबकि हक इनका भी था, तो इनको भी वो हक मिलना चाहिए। वो हक वापस दिलवाने के लिए अभय सिंह उनके साथ में गए थे। भाई इनका हक बनता है, इनको मिलना चाहिए। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है ना एक राजनीतिक इच्छा रखी थी, जो उसकी पूरी नहीं हुई। विजेंद्र जी, हम बात कर रहे थे दुष्यंत चौटाला और अभय सिंह चौटाला की। हरियाणा के जो हालात हैं, जेजेपी का वोट बैंक खिसक कर वापिस इनेलो पार्टी में आ रहा है। हम बात कर रहे थे आने वाले समय में अगर अभय सिंह चौटाला 20 या 25 सीट लेकर आते हैं, अभय सिंह चौटाला विपक्ष में रहना पसंद करेंगे या सरकार में गठबंधन में जाना पसंद करेंगे? नहीं, कांग्रेस के साथ गठबंधन हो नहीं सकता, बीजेपी के साथ आप कह रहे कर नहीं सकते। आपने ये कौन सा पैमाना बना लिया कि 20 या 25 सीट ले भी जाते हैं? मैं तो ये कहता हूं भाई, आज हरियाणा प्रदेश में जेजेपी और बीजेपी का ये हाल बना हुआ है कि ये गांव में घुस नहीं सकते, और गांव में घुसेंगे भी तो लोग इनको बैठने तक के लिए जगह नहीं देंगे।
ये तो हरियाणा प्रदेश से पूर्ण जितेंद्र रूप से जी, चली गई। मेरा पैमाना बता रहा हूँ, आपने कहा कि पैमाना कहाँ से बना। मेरा पैमाना ये है कि हम बात करें, जब 2000 की बात करें, जब इनेलो सरकार की हवा थी, अच्छी खासी हवा थी, उस समय हमें सुनने में आता है, बच्चे थे हम तो उस समय, जब इनेलो की टिकट मांगने के लिए लाइन लग जाती थी। इनेलो की टिकट कोई अभय सिंह चौटाला राजनीति में उस समय सक्रिय नहीं थे, अजय सिंह चौटाला से टिकट मांगते थे, ओम प्रकाश चौटाला से टिकट मांगते थे। लेकिन आज इनेलो पार्टी की ये हालात है, टिकट मांगने वाला कोई नहीं है, देने के लिए घर घर जाती है इनेलो पार्टी, भाई हमारी टिकट ले लो, विधानसभा की चुनाव लड़ दो। इस हिसाब से हमारा पैमाना है कि हवा बन जाएगी तो 20-25 सीट निकाल लेगी। जब किसी का घर टूटता है ना अमन भाई, तो साल 6 महीने तो उस घर वाले को घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। 2019 का जो चुनाव था, ये समय एक ऐसा था जब अलग अलग पार्टी नई नई अलग हुई थी, और कहीं ना कहीं जो है युवा वर्ग दुष्यंत के प्रति ज़्यादा आस लगा करके बैठ गया था। और अभय सिंह जी चौटाला इतने ज़्यादा सक्रिय राजनीति में पहले से नहीं हुआ करते थे, आज के टाइम में नहीं हुआ करते थे। इस वजह से वो वोट बैंक जो है ना दुष्यंत के साथ चला गया था। अब दुष्यंत राज में है, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, और सभी जो साथी जो वोट बैंक उसके साथ गया था, उन्होंने इसको भी आजमा लिया, परख लिया है। इसलिए ये सारा का सारा वोट बैंक जहां वापस इनेलो के साथ लगभग आ चुका है, जो बचा है वो भी बहुत ही सगर आ जाएगा। और 2000 की आपने बहुत पुरानी बात छेड़ दी, और आज के माहौल में बड़ा फर्क है। उस टाइम राजनीति अलग प्रकार की हुआ करती, 21 साल बाद जो है ना राजनीति एक अलग रुख बदल चुकी है, अलग दिशा बन चुकी है। पहले कोई एक बड़ा आदमी कह देता था तो वोट पोल हो जाती थी, भाई हाँ ठीक है, उसकी डाल क्या नहीं है, उसकी डाल। लेकिन आज की हर व्यक्ति राजनीति करता है, हर व्यक्ति की अपनी सोच है। जिस प्रकार से इस कोरोना काल में, किसान आंदोलन के काल में, चाहे वो एक आरक्षण विशेष वाले समय में, जिस प्रकार से खुले मन से और खुले दिल से, तन मन और धन से अभय सिंह चौटाला ने लोगों का साथ देना का काम किया है। कांग्रेस पार्टी में 31 विधायक होते हुए भी आज कहीं इस बात का नाम नहीं है कि हरियाणा प्रदेश में विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है। अगर असली में विपक्ष की कोई भूमिका निभा रहा है तो अभय सिंह जी चौटाला निभा रहा है। चाहे सरकार के विपक्ष में विधानसभा में प्रश्न उठाने का मामला हो, चाहे समाज के बीच में सरकार की गलत नीतियों को, जन विरोधी नीतियों को उजागर करने की बात हो, जिस हिसाब से अभय सिंह जी चौटाला उठा रहे हैं, कांग्रेस तो उसे कहीं नज़दीक भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इनेलो के पास तो एक भी सीट नहीं है, लेकिन इतना बड़ा त्याग करके अभय सिंह जी ने, आप पिछली बार 2020 के कोरोना काल की बात कर लीजिए, खुद ज्ञानचंद गुप्ता जी ने विशेष प्रशंसा जो है ना अभय सिंह चौटाला की थी विधानसभा में, कि अगर निजी संपत्ति में से कोई सबसे ज़्यादा कोरोना काल में लोगों की मदद करने वाला व्यक्ति है तो वो अभय सिंह जी चौटाला है। किसान आंदोलन की बात कीजिए, किसानों में जिस प्रकार से खुले प्रकार से पूरे हरियाणा के गांव में जाकर के किसानों को जागरूक करने के लिए दिन रात एक किया अभय सिंह जी चौटाला ने। इसके अलावा बॉर्डर के ऊपर किसान आंदोलन को, चाहे वो 2 50-50 बेड के अस्थायी हॉस्पिटल बनवाने का काम किया, वहाँ पर कूलर पंखे इत्यादि भिजवाने का काम किया, मच्छरदानी भिजवाने का काम किया, ये सारा के सारा खुले मन से मदद की है। अभय सिंह चौटाला कहता है मैं किसान नेता हूँ, जब किसान के ऊपर कष्ट आएगा तो मैं मदद करूंगा। विजेंद्र जी, हम बात करें युवाओं की, 2024 में विधानसभा चुनाव होंगे तो इनेलो पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? युवाओं को कितने % आरक्षण मिलेगा सीटों में? देखो, ये पार्टी का एक पॉलिसी मैटर है, लेकिन जो पॉलिसी मैटर बनाया गया था, बीजेपी सरकार ने, जेजेपी सरकार ने कुछ दिन पहले एक विधेयक पास किया कि हरियाणा के प्राइवेट नौकरियों में हरियाणा के युवा को 75% आरक्षण दिया जाएगा। मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश की जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें तो 75% बाहर के लगाए जाते हैं, और प्राइवेट में आप जो है ना 75% हरियाणा के युवा को रोजगार देने की बात करते हैं। ये प्राइवेट जो मालिक हैं, जो संस्था आप चलाते हैं या अपने उद्योग धंधे चलाते हैं, उनके ऊपर तो आप अपने कानून का डंडा चलाने की बात करते हैं और खुद उस कानून को मान नहीं रहे हैं। और कौन सा वो 75% आरक्षण लागू हुआ जिन्होंने एजेंडे बनाया था? जो भी पॉलिसी बनेगी, युवाओं के लिए विशेष पॉलिसी बनेगी, उनको रोजगार देने की पॉलिसी बनेगी। इन्होंने कहा था कि हम जो ना 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे,
2 करोड़ हर साल हटा रहे हैं। हरियाणा प्रदेश ने 2 साल में एक भी नौकरियां नहीं निकाली, जितनी नौकरियां निकाली थी उनको भी रद्द कर दिया गया, उल्टा पीटीआई को हटा दिया गया। अभी कल एक वारी थी जो इसमें बिजली बोर्ड में 146 लोगों को लगाया था, उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया, उनका चयन कर लिया लेकिन ज्वाइन नहीं करवाया, उनकी वैकेंसी को रद्द कर दिया। तो जो पॉलिसी इस सरकार ने बनाई थी, एक भी पॉलिसी इन्होंने पूरी की हो तो बताओ। संकल्प पत्र, भाजपा पार्टी वाले भगवान राम को मानते हैं, हम भी मानते हैं, मानना भी चाहिए, लेकिन अगर भगवान राम को मान करके आप एक संकल्प लेते हैं, जिसको आप संकल्प पत्र यानी चुनावी घोषणा पत्र को संकल्प पत्र के नाम पर मानते हैं, संकल्प पत्र आप इनका उठा करके देख लीजिए। SYL का पानी लाने का काम करेंगे, वो लेकर के आए नहीं, एक भी काम नहीं हुआ उसके ऊपर। इसके अलावा जो है ना 3,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन देंगे, वो 250 रुपये प्रति वर्ष में बांट करके रख दी। 3,000 सरकार बनते ही शुरू करनी चाहिए थी। युवाओं को रोजगार देंगे, कौन सा रोजगार दिया, सभी को हटा दिया। एक और इन्हें सबसे बड़ी घोषणा मैंने देखा था घोषणा पत्र, बोला गोबर योजना शुरू करेंगे। अरे तू भाई जो है ना अनाज धन तो योजना खत्म कर दी है, गोबर योजना में लोगों के पैसे बनवाएंगे। कहाँ है, देखिए कहीं गांव में गोबर योजना शुरू हुई है। तो ये सब जो है ना ढकोसले हैं, बका करके लोगों की वोट हड़पने के लिए जो है ना इनको बकाते हैं, वोट लेते हैं, अपना सत्ता का मजा लेते हैं और चले जाते हैं, बस और कुछ नहीं। मेरा सवाल दुष्यंत चौटाला को लेकर है। दुष्यंत चौटाला ने अलग पार्टी बना रखी है। आने वाले समय में कुछ लोग कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला भाजपा के साथ विलय करेंगे, कुछ कह रहे हैं कि भाजपा के साथ विलय नहीं करेंगे। अगर दुष्यंत चौटाला वापसी करेंगे, घर वापसी करने की सोचे कभी भविष्य में, क्या इनेलो पार्टी और जेजेपी पार्टी इकट्ठी हो सकती है? देखिए भाई, ये तो पारिवारिक मामला है, सबसे बड़ा तो पारिवारिक मामला था, राजनीतिक मामला एक अलग बात है। तो पारिवारिक मामला के ऊपर नहीं, राजनीतिक पार्टी बात कर रहा हूँ, गठबंधन होगा बीजेपी और उसका, सॉरी, INLD और जेजेपी का। देखो राजनीति है, इसमें कुछ भी संभव हो सकता है, इस बारे में मैं कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा, ना बोलना। चलो हम बात करते हैं जींद की। रिजर्व सीट हो गई है, महिला के खाते में आई है। हाँ। अब महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। पुरुष काफी आस से बैठे हुए थे कि हम चुनाव लड़ेंगे, लंबे समय से हम बात करें अनेकों पुरुष थे, अतुल चौहान, प्रदीप गिल, सुनील वशिष्ठ, प्रवीण बेनीवाल, राजू लखीना, बहुत से युवा कहें या पुरुष कहें काफ़ी समय से राजनीति में सक्रिय थे और सोच रहे थे कि मेयर का चुनाव होगा, हम जींद से लड़ेंगे, लेकिन महिला के खाते में सीट आई है। आपको क्या लगता है, मतलब क्या रहेगा आगे जींद का भविष्य, किस प्रकार आप चुनाव को देखते हैं? देखिए, वैसे तो तीसरी बार योजना होगी, पहली योजना महिला की थी, दूसरी फिर महिला की आ गई और इस बार फिर महिला की आ गई है। चलो ये तो रिजर्वेशन का एक प्रोसेस है, जैसे भी हुआ आगे तो अच्छा है। जींद में महिला भी कौन सी कम है आजकल पुरुषों से, जब रिजर्वेशन में आ गई। नहीं विजेंद्र जी, हम बात करें जैसे जिन नेताओं का मैंने आपको नाम बताया है, ये नेता सक्रिय थे राजनीति में, इच्छुक भी थे चुनाव लड़ने के, लेकिन उनकी जो धर्मपत्नियां हैं, जो माताएं हैं, रसोई तक सीमित थी, मतलब चूल्हा चाके तक सीमित थी, वो एकदम राजनीतिक में आएंगे तो आपको क्या लगता है राजनीति में कामयाब होंगे? नहीं होंगी, क्यों नहीं होंगी, कामयाब होंगी, ऐसी कोई बात नहीं। आजकल महिला हर फील्ड में है और जो इलेक्शन में उतरेगी तो वही उतरेगी जो इस लाइन में अपना सेवा करना चाहती है और इस लाइन में अपनी सेवा देना चाहती है। पार्टी टिकट से चुनाव लड़ेगी या किस प्रकार किसी को समर्थन करेगी बाहर से? नहीं, इनेलो का अपना कैंडिडेट खड़ा होगा और वो पार्टी तय करेगी, बहुत जल्दी ही वो टिकट पर लड़वाएंगे या समर्थन को देकर के लड़ाएंगे, लेकिन इनेलो हर नगर पालिका और नगर परिषद का चुनाव लड़ेगी। आपको लगता है जींद उपचुनाव और जो विधानसभा का चुनाव आपने लड़ा था, जो अब की बार मेयर का चुनाव होगा, उससे ज्यादा वोट आएंगे इनेलो? बिल्कुल बिल्कुल 100%। मैंने बताया ना, उस टाइम पार्टी का नया नया विघटन हुआ था और लोग भी कन्फ्यूजन में थे और कहीं ना कहीं जो है ना युवा वर्ग दुष्यंत के साथ चला गया था, लेकिन आज बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां बनी हुई हैं और लोकदल का जो वोट हुआ करता सारा वो वोट प्लस और भी जो काफी सारा वर्ग जो है ना इन लोगों के साथ जुड़ चुका है। जींद जो विधानसभा है, 36 गांव आते हैं, शहर बहुत बड़ा है, जो जींद का समीकरण सब चेंज कर देता है शहर। हम बात करें जब विधानसभा में चुनाव होते हैं, जींद के कैंडिडेट जब खड़ा होता है तो कहता मैं जाट हूं, मैं पंजाबी हूं, मैं बनिया हूं, आप मेरे को वोट डाले, जात के हिसाब से वोट मांगते हैं। लेकिन अब मेयर का चुनाव होगा, मिक्स है, सभी बिरादरी जींद शहर में है, ऐसी बात नहीं है कि गांव में भी होती हैं। लेकिन क्या लगता है आपको, जात के हिसाब से कैंडिडेट जीत के आएगा या मतलब अपने जो विजन है या एजेंडा उसके हिसाब से जीत के निकलेगा? देखो, जात पात के हिसाब से कभी कोई व्यक्ति सफल नहीं होता। आपने पीछे देखा होगा कि राजकुमार सैनी ने
कुलदीप बिश्नोई ने जात पात का बहुत जहर घोलने का काम किया और जात पात नामक के रथ के ऊपर चढ़ करके हरियाणा प्रदेश की सत्ता हथियाने का पूरा प्रयास किया। लेकिन आज दोनों ही कहीं दिखाई नहीं दे रहे। जो भी व्यक्ति जात को लेकर के, विशेष जाति का नारा दे करके और जात पात का जहर घोल करके समाज में, राजनीति में आगे बढ़ने का प्रयास करता है, मैं मानता हूं कि वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। राजनीतिक पद जो है लोकतांत्रिक, ये बड़ा महत्वपूर्ण पद है। जनता से भी आपके चैनल से के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति का अपना कोई विजन हो, जिस व्यक्ति की अपनी कोई क्रिएटिविटी हो और जो वास्तव में जन सेवा के लिए इस लाइन में आना चाहता हो, सिर्फ उसी को चुने, जाति पाति पर ना जाएं, उम्मीदवार की योग्यता को ही परखें और एक योग्य उम्मीदवार को अपना वोट देने का काम। विजेंद्र जी, हम बात करें ओम प्रकाश चौटाला की, लंबा समय हो गया है राजनीति में देखे हुए, अपनी जो सजा वो भुगत रहे थे, अभी बाहर आ गए हैं, रिहाई हो गई है उनकी। अब जो जींद का चुनाव होगा, कहीं ना कहीं प्रचार में दिखाई देंगे? बिल्कुल आएंगे प्रचार में। मैं ऐसा मानता हूं कि चौटाला साहब बेशक 9.5 साल की उन्होंने सजा काटी है और बड़ी मुश्किल से हाई कोर्ट और जो है ना सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आकर के दिल्ली की गवर्नमेंट ने उनको मुश्किल से 6 महीने की रिलैक्सेशन दी है, जबकि इतनी हैंडीकैप था और इतनी एज होने के बावजूद 50% में भी उसको छूट मिलनी चाहिए थी। इस समय के दौरान भी जब भी उनको पैरोल मिली, जब भी वो जेल से बाहर आने का उनको मौका मिला, वो हमेशा वर्करों से मिलते रहे और एक्टिव रहे। हम नहीं कह सकते, भले ही वो 10 साल की जेल पूरी करके जो आज बाहर आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वर्करों से मिलना, पार्टी संगठन को संभालना, पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करना, इसमें वो निरंतर सक्रिय रहे। और अब तो वो पूर्ण रूप से बाहर आ गई। वो मैं मानता हूँ कि बेशक उनकी एज इतनी ज़्यादा है, लेकिन आज भी उनमें एक युवाओं जैसा जोश है और वो पूरे जोश खोश और होश के साथ जो है पार्टी के प्रचार और प्रसार में जाएंगे और पार्टी में नई जान फूंकने का काम। कहीं ना कहीं हम मान कर चलें, ओम प्रकाश चौटाला, अभय सिंह चौटाला, अर्जुन सिंह चौटाला इनेलो पार्टी की तरफ से प्रचार के लिए आएंगे। जेजेपी पार्टी की तरफ से दुष्यंत चौटाला, नैना चौटाला, दिग्विजय सिंह चौटाला आएंगे। कहीं ना कहीं मान कर चले जींद में चौटाला परिवार ही दिखाई देगा। नहीं, जींद में क्यों, तो पूरे हरियाणा में ही चुनाव होने हैं, हर जगह ही जाएंगे प्रचार के लिए। खासकर जो फोकस होता है चौटाला परिवार का जींद जिले पर ज्यादा होता है। जींद जिला हमेशा से ताऊ देवीलाल का जिला रहा है और ये भी समय था पिछले इलेक्शन में 5 की 5 सीटें जो है ना लोकदल को मिली हुई थी। ठीक है, वो तो राजनीति है, लोकतंत्र है, सभी को अपना प्रचार प्रसार करने का हक है। वो अपना प्रचार करेंगे, हम अपना प्रचार करेंगे, इसमें तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं मानता मैं। वाओ, अपना प्रचार करो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों, ये थे हमारे साथ विजेंद्र सिंह रेड्डू, जो प्रदेश प्रवक्ता इनेलो पार्टी के और सोनीपत जिला के प्रभारी हैं। इन्होंने हरियाणा की राजनीति पे अपने विचार रखे। जींद में जो मेयर के चुनाव होंगे उन पर भी इन्होंने अपने विचार रखे। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा विचार रखें इस वीडियो पर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जींद से अपने सहयोगी के साथ मैं अमन पिलानिया।